एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है। बल्कि ये लोग तो उससे मार्गदर्शन मांगते हैं। 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। नफरत है, घोटाले है, तुष्टिकरण है, मनकाले है। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा, क्या यही वजह है कि मोदी पर अविश्वास प्रस्ताव आया है? लेकिन मोदी पर अविश्वास से होगा क्या? यह मैं इसलिए कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ले आया है सदन के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 की बैठक दिल्ली में होनी है। इस बैठक में खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आ सकते हैं, उसके उद्घाटन के लिए मौजूद थे। ITPO के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। दूसरी तरफ विरोधी क्या कर रहे थे? मोदी को हटाने की तैयारी, और संसद में मोदी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव लेकर विपक्ष आ गया। लेकिन कई दिनों से हंगामा चल रहा था। अगली तस्वीर दिखाइए। बीजेपी के सांसद सदन में मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। आज एम्बियंस बढ़ाइए, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये सदन के अंदर हो रहा था। और यही वजह है कि विपक्ष, ये है अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में विश्वास नहीं है, इसका नोटिस दिया गया और इस नोटिस को एक्सेप्ट कर लिया गया है। क्या इसका मतलब यह है कि पीएम मोदी की सरकार गिर जाएगी? क्या इसका मतलब यह है कि 24 से पहले पीएम मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा? आपको बताता हूं कि क्या कुछ होने की संभावना है। इस अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या है? यह बहुत बड़ी चीज है। बहुत कम बार, उंगलियों पर गिन सकते हैं आप, इतनी बार यह अविश्वास प्रस्ताव आया है देश में। ये देख रहे हैं, ये वो तराजू है जो आपको बताएगा क्या हो सकता है। एक तरफ अकेले मोदी और दूसरी तरफ सारे विरोधी। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया है। अविश्वास प्रस्ताव को स्पीकर ने मंजूरी भी दे दी है। स्पीकर सभी दलों से बात कर अब बहस की तारीख इस मामले में तय होगी। प्रस्ताव स्वीकृत होने के 10 दिन के अंदर अंदर बहस हो जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए वक्त तय होगा और सभी पार्टियों को बोलने का निश्चित वक्त मिलेगा। सरकार को इस पर अपना पक्ष रखना होगा।
बहस के बाद प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। सबसे बड़ी चीज यह है, बहस के बाद होगी वोटिंग। वोटिंग में अगर नंबर नहीं हुए तो सरकार गिर जाती है। लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश होता है। कोई भी लोकसभा सांसद यह अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। उसके पास 50 सांसदों के समर्थन का हस्ताक्षर हो। लोकसभा की नियमावली 198 के मुताबिक नोटिस देना होता है। लिखित नोटिस दिन में 10 बजे से पहले देना होता है। इसके बाद स्पीकर इस नोटिस को हाउस में पढ़ते हैं। पहले भी कई बार सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया और 2024 चुनाव से पहले मोदी सरकार की ये परीक्षा हो रही है। तो बुनियादी सवाल यह है कि अगर यह प्रस्ताव पास हो गया तो क्या मोदी की सरकार गिर जाएगी? आपको याद होगा 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी 2018 में मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अब फिर 24 के चुनाव से पहले 2023 में मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। सुनिए जरा। हमें अपना विश्वास और विकास इस बात से तय करना है कि मेरे साथ चलने वाला कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा। हमें सबको साथ लेकर सबका विकास करते हुए, सबका विश्वास हासिल करते हुए आगे ही आगे बढ़ते ही जाना है। मोदी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन विरोधियों को मोदी पर विश्वास नहीं। वो मोदी को हटाने और सरकार गिराने पर अड़े हैं, क्योंकि मोदी के विकास के ड्रोन से विपक्ष की नींद उड़ी हुई है। मोदी को रोकने का जब कोई दांव काम नहीं आ रहा तो विपक्ष लाया है अविश्वास प्रस्ताव। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सवाल उठ रहे हैं, क्या मणिपुर बहाना है और मोदी विरोधियों का निशाना है? क्या इसका मकसद 24 की लड़ाई से पहले मोदी को हटाना है? इसलिए सदन से सड़क तक मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अविश्वास की हवा बनाने में जुट गए हैं। इस निर्माण को रोकने के लिए भी नकारात्मक सोच वालों ने क्या क्या कोशिशें नहीं की। खूब तूफान मचाया गया, अदालतों के चक्कर काटे गए, लेकिन जहां सत्य होता है वहां ईश्वर भी होता है। और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर सियासतदान क्या कह रहे हैं? यह बहुत बड़ा कदम है अपने आप में। विपक्ष इंडिया गठबंधन बनाने के बाद अपने आप को मजबूत महसूस कर रहा है। अर्जुन मेघवाल संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं। उन्होंने कहा पहले वो चर्चा चाहते थे, जब हम तैयार हो गए चर्चा के लिए तो उन्होंने नियमों का मुद्दा उठा दिया। अब वो नया मुद्दा लेकर आए हैं कि पीएम आकर चर्चा शुरू करें। मुझे लगता है ये सभी बहाने हैं। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं अगर प्रधानमंत्री को संसद में लाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इस देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। मनोज झा कह रहे हैं हम जानते हैं कि संख्या हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ संख्याओं के बारे में नहीं है। शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने उन्हें कुछ बोलने पर मजबूर किया जा सकता है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मनोज तिवारी कह रहे हैं विपक्ष हताशा निराशा में जी रहा है। विजय साई रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत क्यों है? हमारी पार्टी इस मोशन का विरोध करेगी। अब आपको बताऊं, इस
अविश्वास प्रस्ताव के पीछे वजह क्या है, मकसद क्या है, विरोधी आखिर मोदी के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर आए, इसके पीछे जो वजह है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देख रहे हैं, मणिपुर पर संसद में सरकार विपक्ष में गतिरोध दरअसल जारी है और विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को चाहती है घेरना। विपक्ष संसद में प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रही है, जबकि सरकार मणिपुर पर चर्चा को तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह इस पर चर्चा का जवाब देंगे, लेकिन सरकार और विपक्ष में टकराव खत्म नहीं हो रहा है। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष सरकार को घेरेगा। अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष मणिपुर के मुद्दे को उठाएगा। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पीएम का भी भाषण होगा। विपक्ष को अपनी एकजुटता दिखाने का यहां मौका मिलने वाला है। वैसे दल जो किसी गठबंधन में नहीं है, यह उनका भी टेस्ट हो जाएगा। इंडिया को कुछ और दलों के समर्थन की उम्मीद है, वो नया गठबंधन 26 पार्टियों का। 2024 चुनाव से पहले विपक्ष माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश है। आइए सुनिए जरा इस 26 दलों का गठबंधन के बड़े नेता नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं और मुख्तार अब्बास नकवी क्या कह रहे हैं। इसको लेकर के तो कई दिनों से न लगता रहा है भाई, वहाँ जो भी घटना घटी है, जो कुछ भी हो रहा उस पर ध्यान दीजिए। इस तरह से महिलाओं के साथ किस तरह से दुरुपयोग किया गया, नंगा उसको करके कैसे किया गया, ये कहीं संभव है करना। तो इन सब चीजों को लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस बात को कर रहा है। आप किस लिए लाना चाहते हो? आपका ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, बल्कि ये चूचू का मुरब्बा है। ये आपका हिट एंड रन की हैट्रिक बनाने की सनक है, और आपके ये हिट एंड रन की हैट्रिक बनाने की सनक, संसद को वॉश आउट करने की जो साजिश है, वो 2024 में आपको बुरी तरह से वॉश आउट करेगी। अब समझिए जरा, विपक्ष जब से एकजुट दिख रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं दिख रहा है, तब से वो एग्रेशन नजर आ रहा है। ये संजय सिंह को आप देख रहे हैं, संजय सिंह सस्पेंड हो गए, लेकिन संसद के अंदर धरना दे रहे हैं, दिन रात संसद में ही बैठे हैं संजय सिंह। अगली तस्वीर दिखाइए। अविश्वास प्रस्ताव से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों को बुलाकर अपने चैम्बर में बातचीत की। विरोधी दलों के सांसद भी मौजूद थे मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले, लेकिन पीएम मोदी इन सब से बेफिक्र। अगली तस्वीर दिखाइए। पीएम मोदी सुबह सुबह आईटीपीओ में थे, पूजा कर रहे थे, प्रधानमंत्री बड़ी तैयारी में थे, और मोदी विरोधी पीएम मोदी को गिराने की तैयारी में थे। पीएम ये आईटीपीओ क्या है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के प्रगति मैदान की तस्वीर है। प्रगति मैदान में बहुत लंबे वक्त से काम चल रहा है, क्योंकि यहां G20 की बड़ी बैठक होनी। अगली तस्वीर दिखाइए। अब कैसा हो गया है, यह है अब का प्रगति मैदान, जिसे बदलकर आईटीपीओ कर दिया गया है। ये देख रहे हैं, यहां G20 की बैठक होगी और संभव है जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आने वाले। दुनिया के अलग अलग देशों के जब राष्ट्राध्यक्ष यहां पहुंचेंगे, इस जगह पहुंचने के बाद इसकी पहचान, इसकी छाप और इसकी खूबसूरती से भारत की पहचान जुड़ी है। आइए मैं आपको बताऊं, ये जो बना है आईटीपीओ, ये सिडनी के ओपेरा हाउस से ज्यादा खूबसूरत है। ये देख रहे हैं, ये सिडनी का ओपेरा हाउस है, इससे ज्यादा खूबसूरत, इससे ज्यादा बड़ा, इससे कहीं ज्यादा सुंदर है। देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो विरोधी हटाने जा रहे हैं पीएम मोदी को, लेकिन पीएम मोदी का यह विकास पथ है। पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। कन्वेंशन सेंटर का नाम है भारत मंडप। भारत मंडप से पीएम मोदी ने मंडपम से सिक्का और डाक टिकट जारी किया। इसका नाम है भारत मंडपम। 2700 करोड़ रुपए की लागत से इसे रीडेवलप किया गया है। इस कन्वेंशन सेंटर में 18वीं G20 बैठक होगी और इस बैठक में बाइडेन समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में आईटीपीओ का यह कॉम्प्लेक्स बना है, और आईटीपीओ मतलब इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। यह कॉम्प्लेक्स 123 एकड़ में फैला है। सिडनी के ओपेरा हाउस से भी बड़ा है। इसमें 7000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। कन्वेंशन सेंटर में 3000 व्यक्तियों के लिए एम्फी थिएटर है, जो 3 पीवीआर थिएटरों के बराबर है। मीटिंग रूम में 100 लोग एक साथ बैठ सकते हैं।
5,500 से ज्यादा गाड़ियों के लिए यहां पार्किंग है। दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत का यह कन्वेंशन सेंटर दुनिया के टॉप 10 कन्वेंशन सेंटर्स में शामिल हो गया। यहां रीडेवलपमेंट का काम 2017 में शुरू हुआ था। पीएम मोदी सहित कैबिनेट के मंत्री और कई दिग्गज इस दौरान यहां मौजूद थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि विरोधी भी भारत मंडपम को जरूर मानेंगे। लेकिन हमारे देश में कुछ अलग सोच के लोग भी हैं, नकारात्मक सोच वालों की कोई कमी तो है नहीं हमारे यहां। इस निर्माण को रोकने के लिए भी नकारात्मक सोच वालों ने क्या क्या कोशिशें नहीं की। खूब तूफान मचाया गया, अदालतों के चक्कर काटे गए। लेकिन जहां सत्य होता है वहां ईश्वर भी होता है। लेकिन अब ये सुंदर परिसर आपकी आंखों के सामने मौजूद है। दरअसल कुछ लोगों की फितरत होती है हर अच्छे काम को रोकने की, टोकने की। अब आपको याद होगा जब कर्तव्य पथ बन रहा था तो न जाने क्या क्या कथाएं चल रही थी। फ्रंट पेज पर ब्रेकिंग न्यूज में क्या कुछ चल रहा था। अदालत में भी न जाने कितने मामले उठाए गए थे। लेकिन जब अब कर्तव्य पथ बन गया, वे लोग भी दबी जुबान में कहने लगे यार अच्छा हुआ है कुछ। तो सोचिए जरा, पीएम मोदी किस काम में लगे थे। जहां G20 की बैठक होनी उसके उद्घाटन समारोह में, और जिन्होंने इसको कन्वेंशन सेंटर को बनाया है, पीएम मोदी ने उन कर्मचारियों को सम्मान दिया। देख रहे हैं उन सबको, उन वो वर्कर को शॉल पहना रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, शॉल के जरिए सम्मानित कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये वो लोग जिन्होंने इसके लिए दिन रात एक की है, मेहनत के साथ कन्वेंशन सेंटर तैयार किया। और प्रधानमंत्री की यही जो अदा है, यही पीएम मोदी को आम लोगों से और जोड़ती है। इसीलिए विरोधी पीएम पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं कि मोदी में अविश्वास है। लेकिन देश क्या कह रहा है? देश को मोदी में आज अविश्वास है या विश्वास? सुनिए। रिपोर्ट कार्ड जो होता है, बच्चा टेस्ट में 1 महीने में लाके उस रिपोर्ट कार्ड से डिसाइड नहीं करता है। उस रिपोर्ट कार्ड का एक टेस्टर हो सकता है, लेकिन साल के लास्ट में जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट ही फाइनल होता है, और वही अगले 20 साल तक, 25 साल तक उस रिजल्ट को देखा जाता है। तो मेरे लिए समसामयिक घटनाओं से मुझे नहीं लगता है कि कोई विश्वास या अविश्वास का फर्क पड़ता है। जिनके ऊपर अविश्वास व्यक्त किया है वो अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं। किस बात का अविश्वास उनको लगता है? किस प्रकार की संजीदगी चाहता है विपक्ष? विपक्ष को देखना चाहिए कि वो अपने गिरेबान में झांके कि कहां पर उनके अंदर कमियां हैं। नहीं, सरकार गिरेगी नहीं जी। और ठाकुर जो उठा रहा है, हम साथ हैं, हमारे पूरा भारत ही साथ है उनके। ये विपक्ष की विफलता है कि मोदी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार के काम को भटकाने के लिए ये सब हथकंडे विपक्ष अपनाता है। उनके पास वो संख्या नहीं है कि हम उसमें कुछ कर सकते हैं। इसके पहले भी मोदी जी के खिलाफ ला चुके हैं, और इसको भी करके देख ले, और इससे इनका नुकसान नहीं होना। इनको भले लग रहा है कि हमारी नेतागिरी चल रही है कुछ दिन के लिए। पहले तो ये प्रस्ताव जो लेके आ रहे हैं विपक्ष, ये पास ही नहीं होने का संसद में, और मोदी से बेहतर पीएम हो ही नहीं सकता। हित में कोई नहीं है इनका अभी तक। तो ये विपक्ष इतना बिखर चुका, मजबूत तो है नहीं, इनका प्रस्ताव पास होगा कैसे? आइए अब मैं आपको बताता हूं, क्या मोदी सरकार गिर जाएगी? क्या इस अविश्वास प्रस्ताव से पीएम मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा? संसद में बहस होने के बाद वोटिंग होगी। उस वोटिंग में क्या होगा देखिए जरा। ये आपके सामने संसद आ गई है। सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वोटिंग होगी तो बीजेपी के 301 सांसद वोट करेंगे। बीजेपी की तरफ से संभव है वाईएसआर कांग्रेस के भी 22 सांसद वोट करेंगे। शिवसेना की शिंदे के 13 कांग्रेस भी बीजेपी की तरफ वोट करेंगे। देखिए कुर्सियों का रंग बदलता जा रहा है। आरएलजेपी पारस पासवान की, उनके भी 5 सांसद वोट करेंगे बीजेपी के लिए। अपना दल के 2 सांसद भी पीएम मोदी के लिए वोट करेंगे, और एआईएडीएमके का 1 सांसद भी पीएम मोदी के लिए, और 7 अन्य भी। यह मिलाकर हो जाता है 351।
351 सांसदों के वोट मोदी के साथ होंगे। अब देखिए जरा विरोधियों के साथ क्या होगा। ये आ गया दूसरी तरफ, इधर कुर्सियों का रंग बदल रहा है, नीला हो रहा है। कांग्रेस के 49 सांसद मोदी के खिलाफ वोट करेंगे, डीएमके के 24 सांसद मोदी को हटाने के लिए वोट करेंगे, टीएमसी के 23 सांसद उस अविश्वास के पक्ष में वोट करेंगे, जेडीयू के 16 भी अविश्वास के पक्ष में वोट करेंगे, एनसीपी के 5 और उद्धव ठाकरे की पार्टी के 6 सांसद, सीपीएम के 3 और समाजवादी पार्टी के 3, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3, बीआरएस के 9 और अन्य के 7, ये सब मिलकर वोट करेंगे मोदी को हटाने के लिए, मोदी के खिलाफ। तो मिलाकर होगा 148, यानी मोदी के पक्ष में 351 और मोदी के खिलाफ 148, यानी मोदी को कोई डिगा नहीं पाएगा इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद भी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सचिन पायलट, अधीर रंजन चौधरी, मनोज तिवारी, सुनिए। आज 85 दिन हो गए हैं लेकिन कोई जवाबदेही नहीं कर रहा है, और जो प्रदेश की सरकार है उसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये बड़ा दुखद, पूरा देश आज आक्रोशित है। ये चर्चा नहीं करना चाहते, लोकतंत्र के विरोधी है। ये बहुमत ही बहुमत है, लेकिन बहुमत बड़ा चंचल होता है। आज बहुमत नहीं है, लेकिन जो हमें बात कहनी है उसके लिए हम एक मंच तैयार कर रहे हैं। किसी भी और उपकरण से वो जुबान खोल नहीं रहे थे, तो शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने ही उनसे कुछ बुलवाया जा सके, तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं, तो कल ही अब बता दिया सबको, ये नई बात नहीं है। और हमारे पार्टी की तरफ से जब चर्चा शुरू होगी, हम नॉर्थ ईस्टर्न की रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब गौरव गोगोई को हम तैनात करेंगे। आज ही हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव देना है, ये इंडिया अलायंस का एक सिद्धांत है, और हमने सभी अपने अपने सदस्यों को कहा है कि हमें ये संदेश देना चाहिए कि सारे मुश्किल के घड़ी में मणिपुर के साथ खड़े हैं। वो तख्ती लेके आते हैं कि हम मणिपुर पे चर्चा चाहते हैं, गृह मंत्री खड़े होते हैं, हम मणिपुर पे चर्चा करना चाहते हैं, बैठो चर्चा हो। अब सोचिए जरा, विरोधी भी ये जान रहे हैं कि मोदी को संसद में हरा नहीं पाएंगे, अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा मोदी के खिलाफ। तो जरा सोचिए, अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा फिर भी क्यों लाया जा रहा है? इसके पीछे विरोधियों की रणनीति क्या है? इसके पीछे जो स्ट्रैटेजी है वो देखिए। विरोधियों की रणनीति है ये, 2024 से पहले विरोधी दल चाहते हैं अपनी ताकत दिखाना। ये जो नया गठबंधन है INDIA की बैठक के बाद संसद का ये पहला सत्र है। 26 दलों के नेता शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं इसमें। 2024 चुनाव के लिए एजेंडा सेट करना मकसद है। मणिपुर के मुद्दे पर देश में माहौल बनाने की कोशिश है। पीएम मोदी को संसद में बयान देने के लिए मजबूर करना है। मणिपुर के बाद नॉर्थ ईस्ट की सीटों पर भी नजर है। नॉर्थ ईस्ट में लोकसभा की 26 सीटें, कांग्रेस की नजर इन 26 लोकसभा सीटों पर है। मोदी सरकार आने के बाद कांग्रेस यहां कमजोर हुई। 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। 2018 में भी जुलाई में ही अविश्वास प्रस्ताव आया था। 24 से पहले अब जुलाई में 23 में देखिए अविश्वास प्रस्ताव आया। 11 घंटों की बहस के बाद 2018 में वो प्रस्ताव गिर गया। सिर्फ विरोध में 126 वोट मिले थे। सोचिए, 18 में 126 मिले थे, अभी सारी मेहनत करने के बाद 148 मिलेंगे। अब समझिए कितना कदम आगे बढ़ पाए। अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में 325 वोट पड़े थे। विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव तब भी गिर गया था और अब भी गिरना तय है। सुनिए जरा इस मुद्दे पर क्या कुछ कह रही हैं डिंपल यादव। और बहुजन समाज पार्टी का टेक किसी को नहीं पता कि बहन जी का वोट किधर जाएगा। सुनिए जरा बीएसपी के मलूक नागर क्या कह रहे हैं। विपक्ष की खाली यही मांग है कि डिस्कशन हो, और डिस्कशन बस आधे घंटे का ना हो, विस्तार से डिस्कशन हो। बिकॉज एक तरह का मणिपुर में एथनिक वायलेंस टेक प्लेस हुआ है और बहुत सारी महिलाएं ब्रूटैलिटी से गुजरी हैं और बहुत सारे रेप इंसिडेंट्स हुए हैं, बहुत सारे ब्रूटल मर्डरिंग हुई है। तो हम चाहते हैं कि विस्तार से इस पे चर्चा हो और लोग अपनी बात को रखने का मौका मिले और लोग सरकार को अपनी बात को क्लैरिफाई करना चाहिए। इस बात प्रधानमंत्री सदन में आए, इसके ऊपर स्टेटमेंट आई थिंक जो इंडिया जो पूरा अलायंस है उन्होंने यही बात कही है
और सभी पार्टियां यही चाहती हैं। यानी दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होती है, सरकार की भी और विपक्ष की भी, विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी की, कि चर्चा हो, चर्चा होने देनी चाहिए थी। और जो अविश्वास ये लेके आ रहे हैं, नंबर कितने हैं, क्या करेंगे, अल्टीमेटली गिर जाएगा। और जितने भी बात रखेंगे ये लोग बढ़िया रख नहीं पाएंगे, और प्रधानमंत्री जी आएंगे बाद में और उठा के रगड़ के सारा साफ करके उन्हीं के ऊपर ठीकरा फोड़ के इन्हीं की कमियां निकाल के और चले जाएंगे। और देश में जो कांग्रेस आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रही थी, फिर वापस कमजोर होती चली जाएगी। सोच समझ के निर्णय लिए नहीं जा रहे, पता नहीं ऐसे क्यों कर रहे हैं। और संसद के जो हालात हैं, इस हालात के दरमियान चिट्ठी बनाम चिट्ठी भी हो रहा है। पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को चिट्ठी लिखी, जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी। दोनों की चिट्ठी देखिए, ये आप देख रहे हैं। एक चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह ने लिखी और दूसरी चिट्ठी मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखी। देखिए जरा गृह मंत्री ने जो लेटर लिखा उसमें क्या लिखा है। अमित शाह साहब ने लिखा, मैं आपको मणिपुर की घटनाओं पर चर्चा के लिए आपके सहयोग मांगने के लिए लिख रहा हूं। हमारी संसद भारत के जीवंत लोकतंत्र की आधारशिला है। यह हमारी सामूहिक इच्छा के प्रतीक के रूप में खड़ी है। रचनात्मक बहस, सार्थक चर्चा और जन समर्थक कानून के लिए प्राथमिक मंच के रूप में कार्य करती है। अब विपक्ष की मांग है कि सरकार मणिपुर पर स्टेटमेंट दे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं बल्कि संपूर्ण चर्चा के लिए भी तैयार है, लेकिन इसमें सभी दलों का साथ अपेक्षित है। मेरी विपक्षी दलों से विनती है कि अच्छे वातावरण में आप चर्चा के लिए आगे आए। अब इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया। वो क्या लिख रहे हैं? उन्होंने लिखा, अमित शाह जी, आपका 25 जुलाई का पत्र तथ्यों से उलट है। मणिपुर की स्थिति पर इंडिया अलायंस की पार्टियां और पीएम से मांग कर रही हैं कि वो संसद को संबोधित करें ताकि इस पर चर्चा हो सके, लेकिन आपके पत्र की भावनाओं और आपकी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। खड़गे ने यह चिट्ठी लिखी, सदन में आपकी सरकार का रवैया असंवेदनशील और मनमाना रहा है। छोटी घटनाओं को बड़ा बनाकर सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। हम रोज बहस का नोटिस देते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग सदन की कार्यवाही नहीं चलने देते हैं। संसद की कार्यवाही को लेकर अब तक निराशा ही हाथ लगी है, यह लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी को हराना नामुमकिन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, सर्वे सच बताएगा, कल फैसला आएगा। ज्ञानव्यापी का एएसआई से सर्वे हो, इसके लिए निचली अदालत ने मोहर लगा दी और सर्वे शुरू हो गया। लेकिन एकाएक क्या हुआ, अगली तस्वीर दिखाइए। निचली अदालत की तस्वीर देख रहे हैं। निचली अदालत ने कहा एएसआई को सर्वे शुरू करना चाहिए और 4 तारीख तक रिपोर्ट दे दे। लेकिन उसी बीच अगली तस्वीर दिखाई, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाइए। अगली तस्वीर दिखाई। तो आज हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या कुछ हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जरा रिपोर्ट देखिए। हम लोग के पक्ष में आया फैसला। एएसआई सर्वे होगा। हाँ, एएसआई सर्वे होगा। देखिए आज कल होता है, 2 दिन बाद होगा, लेकिन होगा जरूर। और सावन में ही होगा, सावन में होगा। सावन में हम लोग अपने आराध्य को फिर से देखेंगे। ये सबूत इतने निकलेंगे कि सबकी बोलती बंद हो जाएगी, आश्चर्यजनक रूप से सत्य सामने आएंगे। कई राउंड की दलील हुई, कई दौर की बहस हुई, कई अदालतों की कसौटी पर परखा गया और फिर ज्ञानव्यापी पर आया एक बड़ा फैसला। अब विज्ञान बताएगा कि वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में मस्जिद थी या मंदिर। सत्य में देर तक पराजित नहीं हो सकता। कि चिंतन करें, मनन करें, सत्य को स्वीकार करें। हमारा गौरवमयी शानदार संस्कृति और विरासत है, हमें सौंप दे। वाराणसी की जिला अदालत ने सर्वे का जो फरमान सुनाया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर 1 दिन की रोक लगाई है, लेकिन वैज्ञानिक जांच के संकेत भी दे दिए हैं। यानी ज्ञानव्यापी के घमासान पर समाधान की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि अभी भी इसमें दावे और दलीलों के कई पेच हैं। हियरिंग आज का समाप्त हो गया है। कल पुनः 3:30 बजे इस संदर्भ विषय में जो है सुनवाई न्यायालय करेगा, उसके बाद जो भी फैसला लेगा। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, हाईकोर्ट के अंदर बहुत दिलचस्प दलील हुई। मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा, विष्णु शंकर वहां मौजूद थे जो इस मामले में पक्षकार भी है, हिंदू पक्ष के वकील हैं। देखिए जरा कोर्ट की इंटरेस्टिंग दलीलें क्या थी। चीफ जस्टिस बैठे थे, उन्होंने पूछा सबसे पहले, क्या
क्या सर्वे रोकने की दलील दे सकते हैं जब मामले की सुनवाई हो गई हो? मुस्लिम पक्ष ने कहा सुनवाई पूरी नहीं हुई है अभी। कोर्ट ने याचिका आते ही सर्वे का आदेश पारित कर दिया है। महिला याचिकाकर्ताओं ने विरोधाभासी बयान दिए। पहले हिंदू पक्ष कहता है उनके पास सबूत है, बाद में कहता है एएसआई को सबूत जमा करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा अगर हिंदू पक्ष सबूत जुटाना चाहता है, कोर्ट इजाजत देता है तो परेशानी क्या है? अगर सबूत जमा होंगे तो क्या नुकसान होगा? मुस्लिम पक्ष ने कहा हिंदू पक्ष के पास अब तक कोई सबूत नहीं है। हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु शंकर खड़े हुए, उन्होंने कहा हम बिल्डिंग में कोई खुदाई नहीं करेंगे, खाली पड़े हिस्से में खुदाई होगी। चीफ जस्टिस ने कहा क्या खुदाई जरूरी है वहां? विष्णु शंकर ने कहा हां, लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं। एएसआई रडार मैपिंग करेगा, खुदाई की जरूरत हालात के हिसाब से होगी, वो भी अंतिम चरण में। चीफ जस्टिस ने कहा आपने एएसआई को पार्टी क्यों नहीं बनाया, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसने खुदाई करनी उसे पार्टी क्यों नहीं बनाया, जबकि आप बार बार इसका संदर्भ दे रहे हैं। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा एक्सपर्ट का काम सिर्फ राय देना है, बाद में उसका कोई अधिकार नहीं रह जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा सर्वे को लेकर एएसआई का कानूनी मत क्या है? हिंदू पक्ष के वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एएसआई देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है, उसके ऊपर संदेह नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा खुदाई का मतलब आखिर क्या होगा? हिंदू पक्ष के वकील ने कहा खुदाई करके हम ट्रेंच बनाएंगे। जज साहब ने पूछा ना ही याचिका में और ना आदेश में कहीं लिखा हुआ है यह बात कि एएसआई द्वारा सर्वे कैसे किया जाएगा। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा जिला अदालत ने कहा है कि ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा भले ही आप कह रहे हैं आप मशीन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक्सकेवेशन का मतलब है खुदाई। आप या तो वीडियोग्राफी कराएं या बयान दर्ज कराएं कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा। विष्णु शंकर ने कहा सहमति जताई, बयान दर्ज कराया। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा हमें हिंदू पक्ष की बात पर भरोसा नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा जब आपको किसी पर भरोसा नहीं है तो आप हमारे आदेश पर आखिर भरोसा कैसे करेंगे? आपका मानना है भरोसे के बाद नुकसान पहुंचाया जाएगा। हम कुछ भी आदेश पास करें फिर उसे हिंदू पक्ष और एएसआई नहीं मानेगा। मुस्लिम पक्ष ने कहा एएसआई के पास सर्वे करने का मैकेनिज्म नहीं है, हिंदू पक्ष का खुदाई पर जोर है। चीफ जस्टिस ने कहा क्या इससे बिल्डिंग गिर सकती है? मुस्लिम पक्ष ने कहा हां, ढांचा 1000 साल पुराना है, सिर्फ याचिका की मांग पर आदेश दिया गया है। हिंदू पक्ष के वकील खड़े हुए, उन्होंने कहा जो सील्ड एरिया है उस पर कोई सर्वे नहीं होगा। मुस्लिम पक्ष ने कहा अगर सर्वे होता है तो सील्ड एरिया को भी नुकसान पहुंचेगा। चीफ जस्टिस ने कहा आपकी चिंता क्या मस्जिद के ढहने को लेकर है? मुस्लिम पक्ष ने कहा गिर सकती है, हालांकि तय नहीं है। अगर मस्जिद गिरती है तो उसके जिम्मेदार विष्णु शंकर होंगे, अटॉर्नी जनरल होंगे और कोर्ट होगी। चीफ जस्टिस ने कहा आप ऐसे नहीं कह सकते, वकील, एजी और कोर्ट क्यों जिम्मेदार होंगे भला? अदालत का सम्मान करते हुए कुछ भी तोड़ा नहीं जाएगा। एएसआई एक्सपर्ट्स पेश हों और बताएं सर्वे कैसे होगा। सबसे बड़ी बात जो दोपहर को निकल कर आई कि कोर्ट ने कहा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट को कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया, फौरन आए और बताएं सर्वे कैसे होगा। उसके बाद देखिए जरा, उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस दरमियान क्या चल रहा था? सौरभ तिवारी जो वकील है कोर्ट में मौजूद है, जरा उन्हें सुनिए। एएसआई ने आज एफिडेविट में पैरा 17 में कह भी दिया इस बात को कि हम कोई डैमेज, कोई कटिंग, कोई डिगिंग नहीं कर रहे हैं। तो अब इसमें कहाँ कुछ बात कहाँ रह गई? बस एक ही बात रह गई है, मुस्लिम पक्ष एफिडेविट को एग्जामिन करने के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने टाइम दिया है। बस कल इस पे 3:30 बजे जो है बहस होगी। ऑनरेबल सीजे साहब ने पूछा एएसआई के ऑफिसर से कि आप कब तक कर लेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम 31 जुलाई तक कंक्लूड कर लेंगे, है ना। तो ये कोई बात है, ऐसी नहीं है कि 31 जुलाई तक करना है, ऐसा कोई बात नहीं, कहीं कोई आदेश नहीं है इस तरह का। ठीक है, तो सोचिए दोपहर में कोर्ट ने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट को बुलाया जाए। एक्सपर्ट कहां थे? काशी में। एएसआई की टीम वाराणसी में मौजूद थी, प्रयागराज में सुनवाई हो रही थी। वाराणसी से बुलाया गया कहां? प्रयागराज। तो अब देखिए एएसआई के एक्सपर्ट को प्रयागराज पहुंचना था तो वाराणसी से निकले। अब देखिए दोपहर में सुनवाई हो रही थी, अब देखिए कहां से कहां पहुंचे। देख रहे हैं वाराणसी,
वाराणसी से प्रयागराज पहुंचे, 120 किलोमीटर की दूरी तय करके लगभग 2-2.5 घंटे में प्रयागराज पहुंचे। और उसके बाद की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। प्रयागराज पहुंचने के बाद एएसआई फौरन कोर्ट में हाजिर हुए। एक्सपर्ट कोर्ट पहुंचे और कोर्ट में उसके आगे की सुनवाई हुई। आगे की सुनवाई एएसआई के एक्सपर्ट के सामने हुई। कोर्ट ने एएसआई के एक्सपर्ट से फिर सवाल पूछने शुरू किए इस सर्वे पर। कोर्ट ने अब पूछा, जीपीएस और डेटिंग एक्सरसाइज क्या है? एएसआई ने कहा, यह एक जांच का तरीका है। डेटिंग से स्ट्रक्चर की आयु पता चलती है, साइंटिफिक जांच होगी। कोर्ट ने कहा, ढांचे को नुकसान कैसे नहीं होगा? एएसआई ने कहा, तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, हम कुछ भी हटाएंगे नहीं। कोर्ट ने कहा, आपने सर्वे का कितना काम किया है? एएसआई ने कहा, हमने तो अभी शुरुआत ही की है, हम सटीक साइट नहीं जानते कहां करनी खुदाई। कोर्ट ने कहा, आप और कितना समय लेंगे? एएसआई ने कहा, हम 31 जुलाई तक कोशिश कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा, एक पक्ष कहता यह है कि यह मंदिर है, दूसरा कहता है यह मस्जिद है, आप क्या कहते हैं, कैसे सर्वे करेंगे आप? एएसआई ने कहा, ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यानी नुकसान पहुंचाए बिना सर्वे करेंगे। रडार सर्वे और जीपीआर सर्वे करेंगे। आईआईटी कानपुर से टीम को बुलाया जाएगा। मुस्लिम पक्ष ने कहा, हमें 2 दिन का समय दीजिए। चीफ जस्टिस ने कहा, आइए कल सुनवाई जारी रखेंगे। मुस्लिम पक्ष ने कहा, हमें तकनीकी सहायता की जरूरत है। कोर्ट ने कहा, सरकार या एएसआई द्वारा कुछ गलत होता है तो कोर्ट उसे कभी भी रोक सकता है। मुस्लिम पक्ष ने कहा, आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है? मानो कोई पहाड़ टूट रहा हो, हम कोई संपत्ति नहीं छीन रहे। जज ने कहा, कल सुनवाई तक सर्वे पर स्टे रहेगा। आप सुनिए, इस पूरी दलीलों के बाद कोर्ट के बाहर वकील निकल कर आए। उन्हें सुनिए जरा, विष्णु शंकर क्या कह रहे हैं और सुधीर त्रिपाठी क्या कह रहे हैं। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की डिटेल्ड हियरिंग हुई सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक, उसके बाद दोबारा 4:30 बजे। और एडिशनल डायरेक्टर एएसआई के मौजूद थे। उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है कि वो स्ट्रक्चर को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाएंगे और ये काम बिना क्षति पहुंचाए हुए हो सकता है। अंजुमन इंतजामिया के जो वकील थे सीनियर काउंसिल, उन्होंने समय मांगा था इस एफिडेविट को पढ़ के अपना कुछ जवाब देना हो या कोई उसमें त्रुटि हो, उसके लिए कल दोबारा 3:30 बजे सुनवाई पर रखा गया। उचित यही है कि हर तरह से संतुष्ट होकर के, ताकि उनको फिर जाकर के सुप्रीम कोर्ट भागने का, ये करने का कोई बहाना न रहे। ये तो वहाँ पर जो लीगल टीम है वो बता सकती है, लेकिन हमारे समझ से न्यायालय हर बिंदुओं पर एक्सरसाइज कर रही है। वहाँ पर पुरातत्व विभाग के अधिकारी को भी बुला कर पूछ रही है, एफिडेविट ले रही है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। एक बार ऐसा खबर मिल भी गया कि 31 जुलाई तक कर लेना है। फिर हो सकता है कल मुस्लिमों ने कोई समय मांगा होगा, इसलिए समय दिया गया। अब कल इस मामले में फिर से सुनवाई होगी और उसके बाद तय होगा कि एएसआई का सर्वे कब होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, ये नाम आपने पहली बार सुना होगा। मंत्री जी को सेक्सटॉर्शन का कॉल आया। एक्सटॉर्शन सुना है आपने? ये सेक्सटॉर्शन है। प्रधानमंत्री मोदी सरकार में मंत्री हैं प्रहलाद पटेल साहब, इन्हें सेक्सटॉर्शन का कॉल आया। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये है वो 2 आरोपी जिन्होंने फोन किया मंत्री को। सोचिए, केंद्रीय मंत्री को। देखिए जरा, मंत्री जी जब टारगेट पर आ गए तो आम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय मंत्री को आया सेक्सटॉर्शन कॉल। मंत्री ने कॉल उठाई तो फोन पर चलने लगा पौर। अश्लील कॉल से केंद्रीय मंत्री को की गई ब्लैकमेल करने की कोशिश। जालसाजों ने बनाया केंद्रीय मंत्री को फंसाने का जाल। दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय मंत्री को ब्लैकमेलर से बचाया। राजस्थान के भरतपुर में बना केंद्रीय मंत्री को फंसाने का जाल। आपको भी वीडियो कॉल आए तो हो जाइए सावधान, कहीं आप भी ना हो जाएं सेक्सटॉर्शन के शिकार। मंत्री के साथ आखिर हुआ क्या? सेक्सटॉर्शन का कॉल कैसे आया और मंत्री जी को समझ नहीं आया। उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जाने लगा। केंद्रीय मंत्री को यह सेक्सटॉर्शन की कॉल आई। मंत्री के एक नंबर पर वीडियो कॉल आई। दरअसल सेक्सटॉर्शन में वीडियो कॉल आती है। जैसे कॉल उठाई, फोन पर अश्लील फिल्म चलने लगी। केंद्रीय मंत्री ने देखा, तुरंत कॉल काट दिया। केंद्रीय मंत्री के सचिव ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की है। पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। दिल्ली पुलिस ने मामला क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है। क्राइम ब्रांच ने जांच में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
इसमें मोहम्मद वकील और मोहम्मद साहिब को अरेस्ट किया गया है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी राजस्थान के भरतपुर से हुई है। मास्टरमाइंड साबिर अभी भी फरार चल रहा है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं खुद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। मेरे मोबाइल पर एक कॉल आता है और बिल्कुल विदिन ए सेकंड जो चीजें दिखती हैं तो मैंने उसको कट किया। वो जो कन्वेंशन से मैंने उनको और प्लस उस फोटो को मैंने क्राइम ब्रांच दिल्ली को पहुंचाया। मैं क्राइम ब्रांच को धन्यवाद करता हूं कि मुझे पता चला है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उन्होंने तुरंत कार्रवाई की थी मेरे बंगले पर आकर। मैं वहां पर नहीं था तो मेरे जो ऑफिस के लोगों ने उनको सूचना दी, उस आधार पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की और मुझे कल पता चला कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्राइम ब्रांच दिल्ली को धन्यवाद। और मैं मानता हूं कि जो भी व्यक्ति ऐसे मामलों में जिनके सामने होता है उनको साहस का परिचय देना चाहिए। उनको ये लगता है कई बार कि पता नहीं इसके परिणाम क्या होंगे। मुझे लगता है कि साहस अगर करेंगे तो ऐसे अपराधियों को सजा भी मिलेगी और शायद ये हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि उनको सख्त से सख्त सजा तो होनी ही चाहिए, लेकिन आम लोगों को मैं कहूंगा कि इन बातों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इमीडिएट हमको पुलिस की मदद लेनी चाहिए। अब आपको बताता हूं ये सेक्सटॉर्शन कॉल है क्या और ये किसी को भी आ सकती है। अगर आप फोन का इस्तेमाल करते हैं तो आप भी इस ट्रैप में फंस सकते हैं। सेक्स और एक्सटॉर्शन से बना है सेक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है जबरन वसूली, यानी सेक्स एक्टिविटी रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल करना, यह हुआ सेक्सटॉर्शन। पिछले कुछ सालों में सेक्सटॉर्शन तेजी से बढ़ा है। अपराधी अपने टारगेट सोशल मीडिया से ढूंढता है। सुंदर फोटो के साथ लड़की की एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। इसके बाद लड़की सोशल मीडिया पर बात करने लगती है। बात करते हुए टारगेट से मोबाइल नंबर मांगा जाता है। जैसे ही नंबर मिलता है फोन पर वीडियो कॉल की रिंग होती है। यह बिना नंबर मिले डायरेक्ट कॉल भी आ सकती है आप तक। कुछ मामलों में अपराधी अब सीधे वीडियो कॉल करते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के मामले में भी सीधे कॉल आया। वीडियो कॉल जैसे ही रिसीव करेंगे सामने अश्लील फिल्म चलने लगेगी। इस दौरान टारगेट का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाता है, यानी फोन पर कॉल आएगा, आपने उठाया, कोई अश्लील फिल्म चली और आपका पूरा वीडियो स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। इसके बाद इसी वीडियो को वायरल करने की धमकी दी जाती है। अपराधी कहते हैं पैसा नहीं दिया तो वीडियो वायरल कर देंगे। लोग समाज में बदनामी के डर से ब्लैकमेलर को पैसे देते हैं, लेकिन एक बार पैसा देने पर लगातार डिमांड बढ़ती जाती है। ऐसे मामलों में ब्लैकमेलर से डरने की जरूरत नहीं है। कोई अगर धमकी दे तो सीधे पुलिस के पास जाना चाहिए। धमकी देने वाले की पूरी डिटेल पुलिस को बतानी चाहिए और आपकी दी हुई जानकारी से ही ऐसे ब्लैकमेलर गिरफ्तार होंगे। अलग अलग शहरों में साइबर क्राइम टीम भी है, वहां भी आप शिकायत कर सकते हैं। सुनिए जरा साइबर एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं, क्या कुछ करने की जरूरत है, आपको कितना सावधान रहना चाहिए। आजकल दौर चला हुआ है सेक्सटॉर्शन का। हर व्यक्ति इसका एक पोटेंशियल विक्टिम बन सकता है और उसका कारण बहुत सही है कि हम लोग भारतवासी बहुत विश्वासी हैं। तुरंत कोई वीडियो कॉल आता है तो वीडियो कॉल ले लेते हैं। अनजान व्यक्तियों के नंबर्स को रिस्पॉन्ड कर देते हैं। अनजान व्यक्ति जब हमें बोलते हैं कि आप आकर वीडियो कॉल पर आइए तो वीडियो कॉल पर पहुंच जाते हैं और कुछ अश्लील कंटेंट देख लेते हैं तो हमें लगता है कि साहब केवल हम देख रहे हैं, दुनिया में कोई नहीं देख रहा। खैर, इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हैं आजकल सेक्सटॉर्शन बहुत तेज रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप बहुत प्रतिष्ठित हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तभी आप सेक्सटॉर्शन के शिकार होंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हर तबके के आदमी को पोटेंशियली सेक्सटॉर्शन का शिकार बनाने का कोशिश की जा रही है। अगर आप अननोन लोगों के साथ बात ही ना करें या उनकी कोई भी कम्युनिकेशन को एंटरटेन ना करें तो संभावित तौर पर आप सेक्सटॉर्शन के शिकार नहीं बन सकते। और कोशिश करें किसी के प्रलोभन में आके कोई अश्लील गतिविधि ऑनलाइन मत करें, क्योंकि वो गतिविधि दूसरी ओर इन एनी केस रिकॉर्ड होने वाली है और एक बार वो रिकॉर्ड हो गई तो उसका इस्तेमाल डीप फेक टेक्नोलॉजी और एआई टेक्नोलॉजी के साथ किया जाएगा और आपको सेक्सटॉर्शन का शिकार बनाया जा सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। कल आपको अंजू के बारे में बताया था। अंजू का सच या फिर साजिश, यह अभी भी पहेली बना हुआ है। अंजू नसरुल आज पहली बार सामने आए, कैमरे के सामने आए। अगली तस्वीर दिखाइए। ये कल की तस्वीर है। कल उनका प्री वेडिंग वीडियो जो सामने आया था
जिसके बाद हल्ला हंगामा हुआ कि अंजू आखिर पाकिस्तान कैसे पहुंच गई। अगली तस्वीर दिखाइए। उसके बाद एक और तस्वीर आई जिसमें अंजू कोर्ट में नजर आई थी। उसके बाद अंजू का एक एफिडेविट सामने आया। अगली तस्वीर दिखाइए जिसमें साफ साफ लिखा था अंजू ने पाकिस्तान में निकाह कर लिया है। तो अंजू का सच क्या है ये आपको बताऊं। अंजू आज पहली बार कैमरे पर आई। आपको सुनवाऊंगा अंजू क्या कह रही है अपनी सफाई में, जो आरोप लग रहे हैं, जो घर परिवार के लोग कह रहे हैं। हिंदुस्तानी अंजू और पाकिस्तानी नसरुल्लाह के निकाह की खबर थी। पाकिस्तानी मीडिया में ऐसी खबरें चल रही थी कि अंजू धर्म बदलकर फातिमा बन गई। कल अंजू नसरुल्लाह का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें दोनों खूबसूरत वादियों में घूम रहे थे। वीडियो के बैकग्राउंड में रोमांटिक गाना चल रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद ही सगाई और निकाह के कयास लगाए जा रहे थे। कुछ लोगों ने वीडियो को प्री वेडिंग शूट तक बताया और इस हलफनामे की एक तस्वीर सामने आई जिसके बाद अंजू और नसरुल्लाह के शादी करने का दावा किया जा रहा था। अंजू ने पूरे मामले पर आज एक वीडियो जारी कर सफाई दी है। अंजू ने सगाई शादी की बात को झूठा करार दिया, बल्कि हलफनामा कुछ और कह रहा है। अंजू ने कहा इसको बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है। वो पाकिस्तान में अपने दोस्त नसरुल्लाह से मिलने आई है। पाकिस्तान आकर अच्छा लगा है। नसरुल्लाह मेरे दोस्त हैं, उन्हीं से मिलने के लिए आई हूं। मैं जल्द वापस भारत आने वाली हूं। सवाल यही है कि अंजू के बयान पर कैसे भरोसा किया जाए। पाकिस्तान आने के लिए अंजू ने पति से झूठ बोला था। पति को यह जयपुर बोलकर अंजू पाकिस्तान पहुंच गई। अंजू ने कंपनी में गोवा जाने के नाम पर छुट्टी ली थी। परिवार को पासपोर्ट वीजा बनवाने की कोई जानकारी तक नहीं। सवाल यह भी है कि अंजू के वापस भारत आने में कोई पाकिस्तानी साजिश तो नहीं है। सुनिए जरा आज अंजू सामने आकर कैमरे पर क्या बोली। मेरा नाम अंजू है और मेरी मुलाकात फेसबुक से हुई थी। ये हमारे दोस्त हैं नसरुल्लाह, और उनसे जैसे आम लोग बात करते हैं फेसबुक पे, इसी तरह से मेरी बात हुई थी और काफी टाइम हो गया था बात होती रही फ्रेंडशिप में। फिर हमने यहाँ आने के लिए मतलब हम इधर आने के लिए हमने सोचा कि हम इधर आएंगे, जैसे और लोग आते हैं, विजिट करते हैं, घूमते हैं, तो इसी तरीके से मैं भी यहाँ पे आई हूँ। और जैसे मैंने सोचा था कि उससे कहीं बेटर यहाँ पे हैं सारे लोग भी, और इनको भी उससे भी बेटर पाया मैंने, जैसे मैं इतने सालों में देखा। और यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छे लोग हैं और सारा बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और इसलिए क्या क्या इशू बना रहे हैं लोग, क्योंकि मेरे दोस्त के पास आई हूँ तो इसलिए इशू बना रहे हैं कि कोई कह रहा है सगाई कर रहे हैं, कोई कह रहा है शादी कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस विजिट पे आई हूँ, लीगली आई हूँ और अभी मुझे वापस जाना है और बस मैं 1-2 दिन में वापस जा रही हूँ। जैसे और लोग आते हैं घूमने ट्रिप के लिए, ऐसे मैं भी आई हूँ। अब सवाल ये है कि आखिर अंजू का होगा क्या। अंजू वापस भारत आएंगी, परिवार नाराज है, अंजू वापस हिंदुस्तान आने की बात कह रही, लेकिन परिवार को अंजू अब किसी कीमत पर मंजूर नहीं। अंजू के पति ने कहा अब उसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसने झूठ बोला है, मुझे धोखा दिया है। वो क्या कर रही थी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। बच्चे भी अंजू के पाकिस्तान जाने से बेहद नाराज हैं। उधर अंजू के पिता भी बेटी से बहुत खफा हैं। अंजू के पिता ने कहा हमारे लिए वो मर गई है, जो अपने बच्चों को छोड़कर जा सकती है उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं, हम उसको वापस आने के लिए भी नहीं कहेंगे। सवाल है भारत आने के बाद अंजू आखिर कहां जाएगी। क्या पति और बच्चे उसे फिर स्वीकार करेंगे। वापस आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी पूछताछ करेंगी अंजू से। सुनिए अंजू के पिता क्या कह रहे हैं और अंजू के पति अरविंद क्या कह रहे हैं। मामले में क्या कहेंगे, जो लड़की घर से बाहर चले गया, एक तरीके से यही है कि वो हमारे लिए तो मर गया। जो इस तरीके से कदम उठा के घर से चले गया, शादी किया हुआ मेरे शादी को लड़के अच्छे 2 बच्चे को छोड़ के गया है। पति को तो छोड़िए, जो बेटी अपने बात के बच्चों को छोड़ दिया, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ कुछ उसको अपने साथ, कैसे हो सकता है हमारे साथ। आपके जो 2 बच्चे हैं उनका क्या कहना है इन परिस्थितियों के बाद। वो मेरे को खुद को सावधान देना, पापा आप ठीक रहो, खाओ पियो मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी को लेकर वो लोग परेशान तो नहीं दिखाई देते हैं। नहीं वो कह रही है कि उसको मरने दो, हमें चेहरा नहीं दिखाना। अंजू के बाद आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है, दिल्ली में पिछले दिनों बाढ़ आई, अब नोएडा की तरफ पानी बढ़ रहा है। नोएडा में जल प्रलय, तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं। यह तस्वीर उदयपुर की मैं दिखा रहा हूं।
उदयपुर में ये दोनों देखिए बाढ़ में कैसे फंसे हुए हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। बाढ़ के पानी में ये दोनों फंस गए। चारों तरफ देखिए लोग देख रहे हैं, अलग अलग जगह लोग अलग अलग फंसे। देखिए कोई खंबे पर चढ़ा है, कोई खंबा पकड़े हुए। पानी का बहाव इतनी तेज है, सामने गाड़ियां इंतजार में खड़ी हैं निकलने को, और ये लोग अचानक फंस गए। देख रहे हैं दोनों को, ये दोनों बाढ़ में फंस गए, लेकिन दोनों को बाद में बचा लिया गया है। एक और तस्वीर आई है बुलंदशहर से। बुलंदशहर में देख रहे हैं आप, ये देखिए, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये दीवान खाना है, ये बुलंदशहर का दीवान खाना है जो आप देख रहे हैं, और इसका एक हिस्सा देखिए गिर गया। लगातार बारिश से, मूसलाधार बारिश के बाद पुरानी इमारत लग रही है, और उसके बाद देखिए पूरा दीवान खाने का एक हिस्सा गिर गया। कल एक तस्वीर आई थी नोएडा की, लेकिन आज उसका एरियल व्यू आया। ये देखिए जरा, सैकड़ों गाड़ियां पानी में। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ऐसा लग रहा है मानो खिलौने रखे और पानी भर दिया गया। ये आप एरियल शॉट देख रहे हैं, और ये देश की राजधानी दिल्ली से सटा नोएडा है, आप देख रहे हैं, जो तेजी से डेवलप हो रहा है। और उस नोएडा में देखिए पानी कैसे भरा है, सैकड़ों गाड़ियां जलमग्न है। और पीछे देखिए दूर दूर तक नजर जाएगी आपकी, पानी पानी नजर आएगा आपको। आइए अब आपको दिखाते हैं अगली तस्वीर। देखिए ये एनडीआरएफ की तस्वीर आप देख रहे हैं। नोएडा में एनडीआरएफ की टीम पहुंच रही है, लोगों को रेस्क्यू कर रही है, ट्रैक्टर पर लेकर जा रही है, लोगों तक पैकेट भी पहुंचा रही है खाने की। लोगों के लाइट नहीं आ रही है, लोगों को कैंडल्स भी दे रही है, मोमबत्ती। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये नोएडा के सेक्टर 37 की तस्वीर है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। सेक्टर 37 तक पानी पहुंच गया है, और नोएडा में जो जल प्रलय है ये धीरे धीरे कैसे और बढ़ सकता है, ये आपको बताता हूं। दिल्ली के बाद नोएडा में बाढ़ का कहर है। दिल्ली में यमुना के उफान से बाढ़ आई है। नोएडा में हिंडन का जलस्तर बढ़ने से ये बाढ़ आई है। यमुना की सहायक नदी हिंडन, यमुना का जलस्तर बढ़ने पर हिंडन में भी पानी बढ़ जाता है। हिंडन का जलस्तर अभी 200 मीटर पर है। हिंडन नदी में खतरे का निशान 205 मीटर है, 200 तक पानी आ गया। नोएडा के 6 गांवों में पानी घुस चुका है। हिंडन का बाढ़ में फंसे 200 लोगों को प्रशासन ने रेस्क्यू किया। ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में हिंडन का पानी पहुंच चुका है। इकोटेक 3 स्टेशन के पास बाढ़ जैसे हालात हैं। 300 से ज्यादा गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। हिंडन के बढ़ते जलस्तर से गाजियाबाद को भी खतरा है। गाजियाबाद की कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। 40 साल बाद इतना पानी आया है। नोएडा गाजियाबाद के कई इलाकों में एनडीआरएफ तैनात है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं नोएडा के डीएम, क्या स्थिति है नोएडा की। हिंडन का जल स्तर बढ़ने के कारण जो पानी आया है उसी में वो पानी आ रही है। फिर पानी की स्थिति कम हो रही है। हाँ, अभी आज की स्थिति है लगभग 2000 क्यूसेक पानी आज कम हुआ है, और हालांकि उससे जल स्तर में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए।